हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के इस ज्ञान आईक्यू प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 6 जुलाई के करंट अफेयर हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल वाले देखते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में देखेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। सबसे पहला जो सवाल आपके लिए है वो क्या है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने नैनी सैनी हवाई अड्डे के लिए एरोड्रोम लाइसेंस जारी किया है। ये कौन से राज्य से संबंधित है? सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो एरोड्रोम लाइसेंस होता है ना, इसका प्रॉपर मीनिंग क्या होता है। एरोड्रोम लाइसेंस जो है ना, इस वर्ड का क्या मतलब है? देखो, इस बात का मतलब होता है कि यहाँ पे अब सिविलियन विमान है ना, वो भी उतर सकेंगे। ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पे कौन से विमान उतर सकेंगे? सिविलियन विमान जो है आपके, वो उतर सकेंगे। इस बात को याद रखना आप लोग। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि नैनी सैनी हवाई अड्डा है कहाँ पे? नैनी सैनी हवाई अड्डा पड़ता है पिथौरागढ़ के अंदर, ठीक है ना। और पिथौरागढ़ जाहिर सी बात है कहाँ पे है? पिथौरागढ़ है उत्तराखंड के अंदर है। ये उत्तराखंड का तीसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, ठीक है ना। थर्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। तीसरा है तो पहला कौन सा है यहाँ पे? तो पहला यहाँ पे एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है जोली ग्रांट एयरपोर्ट, ठीक है। जोली ग्रांट एयरपोर्ट है, ये याद रखना आप लोग। और ये जोली ग्रांट एयरपोर्ट है कहाँ पे? ये देहरादून के अंदर है, ठीक है। देहरादून के अंदर, जो कि कैपिटल ही है। हालांकि एक कैपिटल नहीं है, दो और है। एक कैपिटल और है, मतलब गैरसैंण और एक देहरादून, दो है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा एयरपोर्ट यहाँ पे कौन सा है? दूसरा पंतनगर एयरपोर्ट है, ये भी याद करना आप लोग, पंतनगर एयरपोर्ट। और तीसरा एयरपोर्ट तो आपको याद अभी है ही हमारा चर्चा में, जिसका नाम क्या है? नैनी सैनी हवाई अड्डा। अच्छा, नैनी सैनी हवाई अड्डा पता कब बना था? ये 1991 में बना था, ठीक है ना। 1991 में बना था। और उस समय से इसका जो यूज़ है ना, वो कर कौन रही है? तो उस समय से इसका यूज़ कर रही है हमारे भारत की एयर फोर्स है, वो यूज़ कर रही है। लेकिन अब जो है ना, यहाँ पे सिविलियन विमान भी उतर सकेंगे। अच्छा, 1991 में बना था तो इसका मतलब क्या? 1991 में उत्तराखंड था? बिल्कुल भी नहीं था। उत्तराखंड उस समय नहीं था। उस समय उत्तराखंड नहीं था। तो उत्तराखंड कब बना था? उत्तराखंड साल 2000 में जो है यूपी से अलग हुआ था ये, और यूपी से अलग होकर ये एक नया राज्य बना था। चलो सर, ये तो बात ठीक है, समझ में आ गई। अब एक यहाँ से एक और क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो। क्या कि जैसे ये तो भारत का सिविल डिपार्टमेंट कह सकते हो, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके मंत्री है। एक दुनिया भर के अंदर भी मंत्रालय है जिसको आप लोग ICAO के नाम से जानते हो, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के रूप में इसको जाना करते हो आप लोग। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो मॉन्ट्रियल के अंदर है। मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है? कनाडा का एक शहर है। और इसके अंदर भी रिसेंटली भारत की ओर से प्रतिनिधि बने हैं। उनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बताया ये आपका। और उनका नाम है अंशुमाली रस्तोगी, ठीक है ना, अंशुमाली रस्तोगी। हालांकि पहले यहाँ पे कोई और थे। पहले यहाँ पे कौन थे? पहले का नाम शेफाली जुनेजा था, लेकिन वर्तमान में अंशुमाली रस्तोगी बने हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो बात ये हुई आपकी। और उत्तराखंड के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट है। हाँ, उत्तराखंड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वो ये है कि थोड़े दिन पहले ही यहाँ पे ना एक दूध साथी एप्लीकेशन बना है, ठीक है ना। ये भी याद कर लेना, दूध साथी एप्लीकेशन। दूध संकलन साथी पूरा नाम है इसका। इसको भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो है ना बनाया गया है आपका। दुग्ध संकलन साथी है इसका पूरा नाम। और एक कंपनी है REIL, राजस्थान इंजीनियरिंग करके इसका पूरा नाम बनता है। इस कंपनी ने इसको बनाया है और इसको मसूरी के अंदर महेंद्र पांडे के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके अलावा उत्तराखंड की एक लड़की बड़ी फेमस थी, थोड़े दिन पहले ही शायद आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। इनका नाम है सालिजा धामी। ये सालिजा धामी किसके लिए चर्चा में थी? सालिजा धामी जो है ना, ये पहली वुमेन ऑफिसर है जो पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर जो कॉम्बैट एरिया होता है, उस कॉम्बैट एरिया पे तैनात की गई है। जो मेन फ्रंट लाइन एरिया होता है, वहाँ पे फर्स्ट वुमेन ऑफिसर है जिनको तैनाती मिली है। नाम है इनका सालिजा धामी, ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड के अंदर एक मंदिर भी है। उस मंदिर का नाम आप याद रखना क्या है? तुंगनाथ मंदिर। तुंगनाथ मंदिर। अच्छा, तुंगनाथ मंदिर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है, तो करके इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, यहाँ पे अभी उत्तराखंड ने एक मोबाइल एप्लीकेशन और भी लॉन्च किया जिसका नाम क्या? पैच रिपोर्टिंग मोबाइल एप्लीकेशन। अच्छा, पैच रिपोर्टिंग एप्लीकेशन क्या है? उत्तराखंड में जहाँ पे भी आपको गड्ढे दिखाई देते हैं, उनका फोटो लेके आप लोग जो है ना इस पे अपडेट करोगे तो वो गड्ढे भरने में सरकार आपकी मदद करेगी। पोर्ट होल के नाम से इसको जो है ना जान सकते हो, ताकि एक्सीडेंट वगैरह है उनको रोका जा सके। उत्तराखंड की पुलिस ने भी एक अभियान चलाया था थोड़े दिन पहले अभी, और उस अभियान का नाम भी आपको मैं बता देता हूँ। वो है ऑपरेशन मर्यादा।
ऑपरेशन मर्यादा क्या है, तीर्थ स्थल पे साफ सफाई रखने से संबंधित है। ये उत्तराखंड की जो पुलिस है उसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको उत्तराखंड से याद रहनी चाहिए। उत्तराखंड की राजधानी भी बता दी मैंने, और मुख्यमंत्री का नाम पुष्कर सिंह धामी है, ये भी याद रखना आप लोग। राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस हर साल कब मनाते हैं? तो बीमा जागरूकता दिवस हर साल हम लोग 28 जून को सेलिब्रेट करते हैं, ताकि बीमा के महत्व को जान सकें, इस करके ये बीमा जागरूकता दिवस मनाते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना, भारत के अंदर ना 3 नई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आई है। ये क्वेश्चन आपके हरियाणा सीईटी मेंस पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कितनी कंपनी आई है? नई 3 इंश्योरेंस कंपनी आई है। एक कंपनी है जिसका नाम आपको याद रखना है, क्या है? डिजिट, ठीक है ना, डिजिट इंश्योरेंस है। दूसरी कंपनी का नाम आप शायद पहले सुना होगा, एक्को लाइफ। एक्को लाइफ अब लाइफ इंश्योरेंस कर सकती है, ठीक है। और तीसरी कंपनी का नाम क्या है? तीसरी कंपनी का नाम है क्रेडिट एक्सेस। क्रेडिट एक्सेस, ये 3 कंपनी हैं जो अभी भारत की नई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आई है। इनको मंजूरी कौन देता है? इनको मंजूरी देता है IRDAI, IRDAI। इसका फुल फॉर्म बताना कमेंट में, और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी बताना। अच्छा, IRDAI ने रिसेंटली अभी एक और कमेटी को भी मंजूरी दी है, मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस को भी मंजूरी दी है। मतलब आने वाले टाइम में कंपनियां मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस भी कर सकेगी। और इसकी एक्चुअली कमेटी जो बनाई थी ना, इसकी कमेटी की अध्यक्ष कौन बनी थी? इसकी अध्यक्ष बनी थी प्रतिमा मूर्ति। प्रतिमा मूर्ति कौन है? ये प्रतिमा मूर्ति जो है ना, भारत का जो निमंस है उसकी डायरेक्टर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस जो है, और ये एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। इसी इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हैं ये। इन्होंने ही कहा था, इनकी कमेटी का ही सुझाव था कि बाकी तो सारे हेल्थ इंश्योरेंस है ही, लेकिन मेंटल हेल्थ भी तो एक चीज़ होती है, इसके लिए भी एक आपका अलग से टर्म प्लान होना चाहिए। कंपनियों को इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको आप यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, इसके जो अवर महासचिव है, या इसको आप लोग कह सकते हो एक प्रकार से जो एक तो होता है डायरेक्टर जनरल होते हैं, एक सब डायरेक्टर जनरल होते हैं वो, और एसोसिएट प्रशासक जो है ना वो कौन बने हैं? तो ये अभी हाल ही में बने हैं। देखिएगा, पहले तो यहाँ पे भारत से थे, और भारत से थे, इनका नाम उषा राव था, ठीक है ना। लेकिन अब इनकी जगह पे रिप्लेस हो गए हैं हाओलियांग जू, ठीक है ना। याद रखना, ये चाइना से है, नाम भी वैसे भी आपको पता होगा। और ये रिपोर्ट किसको करेंगे? रिपोर्ट करेंगे इसको, ठीक है ना, अकिम स्टेनर को जो है ना रिपोर्ट करेंगे। ये तो सिंपल सवाल है याद करने वाला। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल भी है इसके अंदर, थोड़ा ध्यान से समझना। और यहाँ से मुझे लगता है कि पेपर में भी आपके लिए क्वेश्चन एक आधा पूछा जा सकता है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसको NRF है, इसकी स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। एक तो सवाल यही पूछा जाएगा कि NRF के स्थापना को मंजूरी मिल गई है। हाँ, NRF का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इनमें से NRF बोर्ड के पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट जो है ना वो कौन होने वाले हैं? तो NRF के जो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट है ना वो प्रधानमंत्री होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। सिंपल सी तो बात यही है आपको याद करने वाली। अब आगे की बातें इसमें बहुत सारी है, जैसे कि पहली तो बात ये आती है इसके अंदर कि ये NRF है ना, ये किस लिए बनाया गया है? तो ये अभी हाल ही में बनाया गया साइंटिफिक रिसर्च है ना, इसको बढ़ावा देने के लिए भारत की सबसे ऊंची एक बॉडी है, सबसे ऊंची गवर्निंग बॉडी कह सकते हो। एक्चुअली अब तक भारत के अंदर क्या काम नहीं होता था सर? ये अब तक भारत में काम होता था साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च जो डिपार्टमेंट है या बोर्ड है ना, इसके अंडर काम होता था। SERB जिसको बोलते हैं, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है, ये भारत में काम करता था साइंटिफिक रिसर्च के लिए। लेकिन अब SERB को खत्म कर दिया, इसकी जगह पे बन गया है क्या? इसकी जगह पे NRF बन गया, यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बन चुका है अपने भारत के अंदर। अच्छा, अब बात ये आती है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है, यानी कि जिसको आप NRF कह रहे हो, ये NRF किसके अंडर पे काम करता है? ठीक है ना, NRF जो है ना किसके अंडर काम करता है? एक सेकेंड, हमारे पास में एक खाली पन्ना ले लेते हैं हम लोग, ताकि थोड़ा आपको समझा पाए हम, ठीक है। ये NRF जो है ये किसके अंडर काम करता है? NRF किसके अंडर काम करता है? सोचिएगा जरा, दिमाग पे जोर डालिएगा। NRF किसके अंडर काम करता होगा? NRF काम करता है जी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हालांकि डायरेक्ट इसके अंडर काम नहीं करता, डायरेक्ट ये काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसके अंडर पे काम करेगा कौन? हमारा NRF काम करेगा, ठीक है। तो ये भी बात याद रखना। अच्छा सर, NRF के अंदर कुछ पैसा वैसा डाला है क्या हमने? हाँ, जो NRF है, NRF के अंदर हमने पैसा बहुत डालना है।
हमने पैसा डालना है तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए जो है ना इसके अंदर डालना है, जिसमें से सरकार अभी के लिए 14,000 करोड़ रुपए है वो इन्वेस्ट करने वाली है, और आने वाले समय में जो है वो 36,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। और ये कैसे इन्वेस्ट करेगी? धीरे धीरे करेगी, कंपनियों से लेके या कोई फंड वगैरह जुटा के किसी भी तरीके से आने वाले समय में इतना पैसा डालेगी इसमें। फिलहाल के लिए 14,000 करोड़ से शुरुआत करेगी, तो मतलब भारत के अंदर यूँ समझिएगा रिसर्च के लिए खूब पैसा होगा। अच्छा, एक्चुअली अब ये सारा जो खेल है ना, यहाँ पे मैंने जो स्लाइड लगा रखी है, सारा खेल पीएम प्रणाम योजना का है, ठीक है ना। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, या आप लोग रिसर्च के लिए बात कर रहे हो ना, तो अब हमारे भारत में एक योजना है उसको समझिएगा जिसका नाम है पीएम प्रणाम योजना। इसको बहुत ढंग से समझना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है ना। योजना का नाम क्या है? पीएम, PRANAM, ठीक है ना, प्रणाम। एक्चुअली इसका फुल फॉर्म होता है, पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसका फुल फॉर्म भी याद कर पाओ आप लोग। प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन या नरिशमेंट, अमिलियोरेशन एंड मदर अर्थ, इस तरीके का बहुत लंबा सा फुल फॉर्म है, पर आपको वो याद करने का कोई ज़रूरी नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपसे। आप पीएम प्रणाम योजना याद कर लेना, ये है क्या चीज़। इसको मैं आपको बता देता हूँ कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है ना, उनके द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? इसको मंजूरी दी गई है अभी हाल ही में इकोनॉमिक अफेयर जो है हमारा, ठीक है ना, इकोनॉमिक अफेयर, इस इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा मंजूरी मिली है। अच्छा, एक बात याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे भारत के अंदर आप लोगों ने कभी यूरिया के बारे में सुना होगा, सुना क्या होगा, यूज़ भी की होगी यूरिया। यूरिया का जो एक बैग है ना, जिसको आप बैग कहते हैं, कट्टा कहते हैं, बोरी कहते हैं, बोरा कहते हैं, जो भी अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम है, वो हमें लगभग कितना मिल रहा है? वो हमें लगभग जो ना 240 से लेके और 270 रुपये का मिल रहा है। अलग अलग राज्य में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रेट हो सकता है, पर वैसे इसका स्टैंडर्ड रेट लगभग 242 के आसपास का ही है। मतलब मान के चलो 301 रुपये का, 250-300 रुपये का मिलता है आपको ये बैग। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ये एक बैग बनाने में कीमत लगभग 2,000 रुपये की आती है। तो ये 2,000 रुपये का एक कट्टा होता है, पर हमें देखो कितना कम रुपए में मिल रहा है। ये कम इतने में इसलिए मिल रहा है क्योंकि सरकार इसमें सब्सिडी देती है। और यही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, 2024-25-26 इनके लिए जो हमारे भारत सरकार ने क्या किया, 3.68 लाख करोड़, ठीक है ना, 3.68 लाख करोड़ जो है ना इसके ऊपर सब्सिडी दी जाएगी। ये बात आपको याद रखना है यूरिया के ऊपर, मतलब स्टिल सब्सिडी जारी रहेगी। 3.68 लाख करोड़ बहुत ज़्यादा पैसा होता है ये वाला अपना। ये पीएम प्रणाम योजना किस डिपार्टमेंट के अंदर काम करेगी? ये हमारी रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंदर काम करती है। अच्छा, एक बात और याद रखना, भारत सरकार इस यूरिया पे इतना ज़्यादा सब्सिडी दे रही है, तो क्या भारत सरकार चाहेगी नहीं कि इस प्रकार की यूरिया को थोड़ा कम किया जाए? अगर कम कर देंगे तो हो सकता है सरकार का बोझ भी कम पड़ जाए। तो हाँ, सरकार ने कुछ तरीके अपनाए हैं। जैसे सबसे पहला तरीका सरकार ने ये अपनाया है कि वो राज्यों को कह रही है कि अगर कोई राज्य अपने नागरिकों को यूरिया का यूज़ कम करने के लिए मोटिवेट करता है, तो केंद्र सरकार क्या करेगी, जो सब्सिडी उससे बच जाएगी ना, उस बचे हुए पैसे का 50% उस राज्य को ग्रांट के रूप में दे देगी वो। जैसे कैसे हुआ, यूँ समझो कि पूरे साल भर का सब्सिडी दे रही है सरकार। एग्जाम्पल से मान लेते हैं कि टोटल 30,000 करोड़ जो है ना वो सब्सिडी दे रही है सरकार। 30,000 करोड़ जो है ना ये सब्सिडी दे रही है सरकार, ऐसा मान लेते हैं हम लोग कि इतना करोड़ सब्सिडी दी है सरकार ने। अब मान लेते हैं किसी राज्य ने, एक राज्य की बात करता हूँ मैं, हरियाणा की, हरियाणा राज्य ने मोटिवेट किया अपने नागरिकों को भी, तुम प्राकृतिक खेती अपनाओ, केंचुआ खाद अपनाओ, गोबर खाद अपनाओ, या कोई और तरीका अपनाओ, यूरिया को कम से कम यूज़ करो, और बहुत तरह तरह के अभियान वगैरह चलाए गए। लोग मान गए। लोगों ने मान लेते हैं एक तरीके से कि पैसा बचा लिया, कितना 10,000 करोड़ बचा लिया, यानी कि टोटल जो है ना अब 20,000 करोड़ की सब्सिडी देनी पड़ेगी। टोटल 10,000 करोड़ सरकार ने जो है ना लोगों से बचवा लिया, ठीक है, ये समझिएगा। अब केंद्र सरकार क्या करेगी, जो ये बचा हुआ 10,000 करोड़ है इसका 50%, ठीक है ना, इसका 50% यानी कि 5,000 करोड़ जो है ना उस राज्य को ग्रांट के रूप में दे देगी। ग्रांट के रूप में दे देगी मतलब आप इस पैसे का सब्सिडी के रूप में या इस पैसे को यूरिया के अन्य विकल्प के रूप में किसी भी तरीके से यूज़ करिएगा। फिर सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक पहला जो सरकार का कदम है वो राज्यों को उनके नागरिकों के जो यूरिया का यूज है ना वो कम करने के लिए सरकार बेसिकली यूँ करे कि मोटिवेट करो, कैसे भी करके मोटिवेट करो, और जो टोटल सब्सिडी बच जाएगी उसका 50%, जैसे 10,000 करोड़ सब्सिडी बच गई तो इसका 50% यानी कि 5,000 करोड़ अब राज्यों को मिल जाएगा, वो अपनी ग्रांट के रूप में मिल जाएगा। एक विकल्प तो ये हो सकता है।
एक दूसरा विकल्प सरकार ने अपनाया है यूरिया की बजाय, और एक नया यूरिया स्टार्ट किया है भारत के अंदर जिसका नाम दिया गया है सल्फर कोटेड यूरिया। ठीक है ना, सल्फर कोटेड यूरिया। इसको प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक नाम दिया है, यूरिया गोल्ड नाम दिया है। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज यूरिया गोल्ड, तो आंसर रहेगा सल्फर कोटेड यूरिया। अच्छा, सल्फर कोटेड यूरिया क्या है? नॉर्मल यूरिया जब हम यूज़ करते हैं ना अपने खेतों के अंदर, तो यूरिया का नाइट्रोजन या मिट्टी के अंदर जो है ना उसकी जो एब्जॉर्प्शन की जो क्षमता होती है, एफिशिएंसी होती है, लगभग 30% होती है। लेकिन ये सल्फर कोटेड से क्या है, यूरिया पे सल्फर लगा दिया तो मतलब ज़मीन में सल्फर की कमी भी पूरी हो जाएगी, और ये लगभग जो है ना आपका ज़मीन के अंदर 78% की आपको एफिशिएंसी देगा। तो ये भी एक अच्छा हो सकता है, जैसे लोग यूरिया की डिमांड कम करेंगे तो सब्सिडी बच जाएगी। एक तीसरा कदम अच्छा हो सकता है सरकार का, जो है नैनो यूरिया का। आपने हो सकता है इसके बारे में सुना होगा, जो किसके द्वारा बनाया गया है, जो इफ़को के द्वारा बनाया गया है। इफ़को का कहना है कि एक छोटी सी बॉटल है, मतलब यूं समझो, मैं इसका अगर आंकड़ा कहने की कोशिश करूं आपको, तो 195 लाख मैट्रिक टन 195 लाख मैट्रिक टन जो यूरिया है ना, ये बराबर होती है 44 करोड़ बोतल के। 44 करोड़ बोतल जो है ना उसकी बराबर ही एफिशिएंसी है, कोई वो अलग नहीं है। एक तो इतना बड़ा भारी बैग उठा के लाओ और एक छोटी सी बोतल लेके आओ, तो इसका बस पत्तों के ऊपर स्प्रे करना होता है। और ये क्यों लॉन्च किया? इसका लॉन्च करने का टारगेट इसीलिए है कि यूरिया में हम लोग आत्मनिर्भर बन पाएँ। और इसका जो है ना सबसे पहला प्लांट इफ़को की तरफ से लगा था हमारे भारत के अंदर कलोल में। और ये कलोल कहाँ पड़ता है? कलोल पड़ता है जी गुजरात के अंदर। ठीक है ना, गुजरात के अंदर पड़ता है कलोल। कलोल में लगा था पहला प्लांट। और 2025-26 तक जो है ना इसके अंदर टोटल कितने प्लांट लगने? इसमें 8 प्लांट जो है ना और लगने की संभावना है, ये भी याद रखना आप लोग। तो हमारा ये टारगेट ये भी है कि हम चाहते हैं इस तरीके से कुछ काम करें। तो 3 तरीके से हम लोग जो है ना बेसिकली यूरिया की सब्सिडी को बचा सकते हैं, राज्य सरकार इनको प्रमोट कर सकती है। हालांकि भारत के अंदर एक ऑर्गेनिक खेती के लिए भी एक स्कीम चल रही है, मुझे ध्यान आ रही है, मैं बता देता हूं आपको। उस स्कीम का नाम क्या है? उसका नाम है मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है ना, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम है। मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम है। ये किसके लिए? ये ऑर्गेनिक उर्वरक जिसको आप लोग कहते हो ना गोबरधन, ठीक है ना, जिस योजना का नाम आप लोग याद रखना गोबरधन, इस गोबरधन के लिए है एक्चुअली। ठीक है ना, गोबरधन योजना के तहत बनाया जा रहा है। मतलब इस ऑर्गेनिक उर्वरक को यानी कि केंचुआ खाद वगैरह इसको प्रमोट करने के लिए, इस गोबरधन योजना को आगे लेके जाने के लिए ये मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम है, इसको लाया जा रहा है। अच्छा, आपको मैं बताऊं गोबरधन योजना में क्या होने वाला है। ठीक है ना, इसको भी ध्यान से सुनना आप लोग। गोबरधन योजना के अंदर होगा क्या? ये योजना पहले तो बताता हूँ किस मंत्री के दौरान चल रही है, जल शक्ति मंत्रालय के दौरान चल रही है। इसके तहत टोटल भारत के अंदर 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनेंगे। क्या बनेंगे? 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनेंगे। वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनेंगे। इसमें क्या होगा? टोटल 300-200 का रेशियो होगा। 300 और 200 का रेशियो होगा। 300 इसमें बनेंगे आपके कौन से? कम्युनिटी क्लस्टर बेस बनेंगे बायोगैस प्लांट। और ये 200 जो बनेंगे ये कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट आपके जो ना बनने वाले हैं। इससे जो ना बायोगैस प्लांट बेस होगी, इसमें जो है ना वो कंप्रेस्ड बेस बायोगैस प्लांट होगी। और इसमें क्या होगा बेसिकली, इसमें सरकार का ये टारगेट है कि कैसे न कैसे करके जो ना हम लोग ये जो बायोगैस है ना इसको हम लोग CNG वगैरह के साथ में भी बाद में आगे मिक्स कर सकें। सरकार का टारगेट है गोबरधन से बहुत सारा पैसा बचाने का भी। ठीक है ना, और इसके अलावा जो है ना सरकार का एक बात और बताता हूँ मैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर जो है ना सरकार ने टोटल 284 मिलियन मैट्रिक टन जो है ना, मतलब मैट्रिक टन सॉरी, ये यूरिया बना दिया। और 2025-26 तक सरकार चाहती है वो आत्मनिर्भर बन जाए। ठीक है, तो एक काफ़ी सारा लंबा सवाल था, इसकी कई सारी चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है। अगला सवाल कौन सा है भाई? अगला सवाल कहाँ गया? खाली हो गए सारे पेज। हाल ही में TS सिंहदेव को निम्नलिखित में से किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया है? छत्तीसगढ़ की बात है। छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री है। जब बने थे तब ऐसा था कि 2.5 साल चलेगा, लेकिन अब 2.5 साल तो आपको पता है एक बार पद पे आने के बाद किसका छोड़ने का जी करता है। तो सिंहदेव एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्री, इनको पंचायती राज मंत्रालय भी दिया गया था। अब ये यहाँ के बन गए हैं, फिलहाल के लिए उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। सिंपल सवाल याद करने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस ICC इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस 2023 का उद्घाटन किया है? तो इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस 2023 का उद्घाटन है वो बेसिकली कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है जी न्यू दिल्ली के अंदर।
सी वाला ऑप्शन जो है ना इस सवाल का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। इसकी अध्यक्षता तो करेंगे अमित शाह, ठीक है ना, अध्यक्षता तो करेंगे अमित शाह, लेकिन जो मतलब ये उद्घाटन किया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है ये, ठीक है ना। नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका जो ना आयोजन किया गया। सो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसके तहत ही आप लोग ये याद कर सकते हो, इसके ऊपर कुछ फैसले वगैरह लिए गए, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का टारगेट है इसका, ताकि हम लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन है उसके ऊपर फोकस कर पाएँ आने वाले समय के अंदर, ठीक है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है ना उसका टारगेट क्या है बता देता हूँ आपको मैं। 2030 तक का टारगेट है कि 50 लाख टन हाइड्रोजन का उत्पादन करना हर साल। संस्कृति मंत्रालय ने वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर वेटरन आर्टिस्ट के तहत अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता के वितरण के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। तो ये बैंक कौन सा है, तो ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सवाल जो आपको याद करना होगा। कैनरा बैंक है वैसे तो इसका देखो आंसर। इसका मतलब है कि जो बूढ़े हो चुके हैं, 60 साल से ऊपर के हो चुके हैं, और ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोग जो खुद से कमा नहीं सकते हैं अब, और गरीब लोग भी हैं, उन लोगों के लिए जो ना ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है कि जिनको 6,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। उनको कितने रुपए दिए जाएंगे, हर महीने 6,000 रुपये की उनको राशि दी जाएगी अनुभवी कलाकारों को। हाल ही में महत्वपूर्ण खनिज जो है ना इनकी व्यापक सूची जारी की गई है। इसमें भारत के कितने महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान हुई है, तो भारत के टोटल 30 मिनरल्स की खास पहचान हुई है। ये हैं वो 30 मिनरल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एंटीमनी है या बिस्मिथ है या कोबाल्ट है, कॉपर है, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, लिथियम, ये सारे के सारे भारत के टोटल 30 मेंबर्स हैं। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो है ना ये बनाया किसने था वैसे, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो ना ये बनाया था यूएसए ने, ठीक है। इसमें 14 देश है और इंडिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है अब तो, ठीक है ना। 15 सदस्य इसमें हो गए हैं और एकमात्र हमारा देश इंडिया है जो डेवलपिंग है, बाकी सारे डेवलप्ड ही हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखना। रिसेंटली पॉइंट ऑफ लाइट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, और ऋषि सुनक के द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट सम्मान से सम्मानित किया गया है साजिंदर सिंह को, ठीक है ना। तो सॉरी राजेंद्र सिंह को, ठीक है ना, राजेंद्र सिंह ढट जो है ना इनको सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूके की तरफ से जो ना इन्होंने एक सिख सोल्जर थे ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि पॉइंट ऑफ लाइट सम्मान से 101वें व्यक्ति हैं जिनको सम्मानित किया गया, इनसे पहले मतलब 100 व्यक्तियों को भी सम्मानित किया जा चुका है। यूके के प्रधानमंत्री के घर को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ठीक है ना, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस 2023 में भारत मंडप इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किया गया, ये कौन से देश के अंदर किया गया, तो ये किया गया है जी ब्रिस्बेन के अंदर किया गया, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन के अंदर 2032 के ओलंपिक भी होंगे। 2024 के कहाँ हो रहे हैं, 2024 के तो पेरिस में हो रहे हैं, ठीक है। 2028 के कहाँ हो रहे हैं, 2028 के हो रहे हैं लॉस एंजलिस के अंदर, ठीक है ना। ये अमेरिका का शहर है, इसको आप लोग हॉलीवुड सिटी के नाम से भी जाना करते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो ना इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किया गया है अभी हाल ही में। ये कौन से ओलंपिक है वैसे, ये 33वें ओलंपिक है, ये 34वें ओलंपिक है, ये 35वें ओलंपिक होंगे आपके, ठीक है। न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉरपोरेशन के द्वारा प्रकाशित महान अप्रवासियों की 2023 लिस्ट में किस भारतीय अमेरिकी का नाम रखा गया है, जो ऐसे पर्सन जो भारत के हैं और बाहर जाके बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हुए हैं, उनमें नाम रखा है अजय बंगा का। आपको पता है अजय बंगा अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के अभी हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं। इससे पहले ये कौन थे अजय बंगा, इससे पहले ये मास्टर कार्ड के बारे में तुमने सुना होगा, ठीक है ना, मास्टर कार्ड, इस मास्टर कार्ड के CEO भी रह चुके हैं ये, ठीक है। अजय बंगा से पहले कौन थे, अजय बंगा से पहले आप याद रखिएगा डेविड मालपस वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में विशेष निदेशक स्पेशल डायरेक्टर के रूप में जो है ना किसे नियुक्त किया गया है, तो ये अजय भटनागर है, इनको अपॉइंट किया गया अभी हाल ही में। और डायरेक्टर कौन है इसके, डायरेक्टर है प्रवीण सूद, ये भी याद कर लेना आप लोग। डायरेक्टर कौन है इसके, डायरेक्टर का नाम है प्रवीण सूद। अच्छा ये कब बना था आपका CBI, ये बना था 1963 के अंदर बना था, ठीक है। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है ये कमेंट करके बताना मुझे आप लोग, ठीक है। बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर चिल्ड्रन एंड आर्म कन्फ्लिक्ट की रिपोर्ट में किस देश को हटा दिया गया है, ये अभी रिसेंटली हमारे प्यारे भारत को ही हटाया गया है इससे। अच्छा सर ये हटाया क्यों गया है, देखो ये इसलिए हटाया गया, ये अच्छी चीज़ में ही है। पहले भारत के ऊपर ये आरोप थे कि आप बच्चों को हथियार सप्लाई करते हैं, तो अभी जो है ना भारत पे से ये आरोप, जम्मू कश्मीर के बच्चों को हथियार देने का आरोप था मतलब भारत के ऊपर, अब ये हटा दिया गया है।
भारत को बच्चों और सशस्त्र संघर्ष 2023 की रिपोर्ट से हटाया किसने? एंटोनियो गुटेरेस ने, जो कि यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अभी महासचिव डायरेक्टर जनरल है। 5G और बियॉन्ड हैकथॉन, 5G 5th जनरेशन और उससे आगे का जो हैकथॉन है उसके लिए वो एक लॉन्च किया गया अभी हाल ही में दूरसंचार विभाग के द्वारा, ठीक है ना। और ये संचार मंत्रालय के अधीन आता है और भारत सरकार वैसे भी BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड को दोबारा रिवाइव करने के लिए, जिंदा करने के लिए 89,000 करोड़ रुपए जो है ना इसके लिए सरकार इसमें डाल रही है ताकि ये दोबारा जिंदा हो जाए किसी भी तरीके से। 64 वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी परिषद की बैठक 2023 में किस देश में आयोजित की गई? तो इसका होस्ट किया गया अभी हाल ही में ब्राज़ील के अंदर किया गया है। याद रखना, पर्यावरण बचाने, जलवायु परिवर्तन को रोकने और जो हमारी बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता है इसको बचाने के लिए इस पर टोटल $1.4 बिलियन है उसका खर्चा किया जाएगा। तो ये बात आप लोगों को याद रख लेना है, काफ़ी प्यारा सवाल है ये, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो सवाल है कि अभी रिसेंटली, ये क्वेश्चन थोड़ा और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉलिशन ऑफ डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अभी क्या है? ये एक समझौता है CDRI का। इसका मुख्यालय जो है ना अनुसमर्थन को मंजूरी दी गई है। CDRI का हेडक्वार्टर कौन से शहर में है? बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है, इसका हेडक्वार्टर अपने दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हेडक्वार्टर भी दिल्ली में, 2 ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में आपको दिखाई दे रहा है। एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और एक अभी CDRI का जो है ना वो नई दिल्ली में है। ये CDRI क्यों बनाया गया? ये दुनिया भर के अंदर जो भी आपदा आती है इस आपदा को इकट्ठे मिलके हम क्या करेंगे वो ख़त्म करेंगे या दूर करने की कोशिश करेंगे। 2019 के अंदर जब प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क गए थे ना तब ये डिपार्टमेंट बना था। भारत 5 साल के लिए इसमें 480 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, ठीक है। सो 2019-20 से 2023-24 तक के लिए 480 करोड़ रुपए खर्च कर रही है सरकार, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जगन्ना अम्मा वोडी ये योजना स्टार्ट की है? ये जो अम्मा वोडी है इसका मतलब होता है माँ की गोदी, ठीक है ना, माँ की गोदी है। और ये आंध्र प्रदेश ने अभी रिसेंटली स्टार्ट की है। यहाँ के मुख्यमंत्री है जगन्नाथ YS जगन्नाथ रेड्डी करके उनका पूरा नाम है। और वो 1 साल से 9 साल तक के बच्चों की माँ के अकाउंट में जो है ना हर साल क्या करेंगे 15,000 रुपये डालेंगे, ठीक है ना। जगन्नाथ एक विद्या देवीना योजना भी है जिसके अंदर क्या है किताबों का खर्च, स्कूल की फीस एक्सेट्रा भी सरकार ने माफ़ कर दिया आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की एक नई राजधानी बनी है थोड़े समय पहले ही, विशाखापट्टनम। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे कब मनाते हैं? यह हर साल 30 जून को मनाते हैं। आपको पता होगा एस्ट्रॉयड मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की एक बीच की बेल्ट है, इनसे कोई खतरा है, हमें कोई पत्थर हमारे ऊपर आके ना गिर जाए, इसलिए पहले ही सचेत रहें। इसके लिए 30 जून को ये हर साल डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आज का ज्ञान IQ सेशन इतना ही था। आप मुझे बताइए ज़रूर कि ये सेशन आपको कैसा लगता है ताकि मैं इसमें थोड़े और एफर्ट डाल पाऊँ और अच्छे से आपको ये पढ़ा पाऊँ, समझा पाऊँ। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, रेगुलर नोट्स ज़रूर बनाइएगा, मेरा ये वादा है। इनके अलावा आपको और कहीं से भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स का अथाह ज्ञान हो सकता है, कितनी भी बातें कर लो, लेकिन टू द पॉइंट कहाँ तक रुकना है उनके लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है। निश्चित होकर क्लास देखिएगा, बिल्कुल बेझिझक आप लोगों को कंटेंट A1 सुपर कंटेंट दिया जा रहा है, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। शुक्रिया, राधे राधे।